गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा थॉट्स है इंस्पायर टू इंस्पायर बिफोर योर एक्सपायर, यानी कि खत्म होने से पहले प्रेरित होने का हौसला बनाए रखें। इसी थॉट्स के साथ हम मैथ ब्रेल की शुरुआत करते हैं। मैथ ब्रेल में हम लोग 1.4 सब यूनिट यानी रेडिकल्स की चर्चा कर रहे थे, और रेडिकल्स की चर्चा के साथ ही हमने दो चीज़ें और बताई थी, इंडिसेज और सर्ट्स। इंडिसेज और सर्ट्स जो कहीं ना कहीं आपके रेडिकल्स की शुरुआत करने में मददगार साबित होते हैं। इसके पहले हमने चैप्टर पढ़ा था सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। अगर देखा जाए तो सुपर स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं आपके पावर के रूप में प्रयोग की जाती है, और जिसको जो है हम रेडिकल्स या इंडिसेज के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एक चीज समझाना चाहेंगे कि रेडिकल्स, इंडिसेज और आपके सर्ट्स, रेडिकल्स इज द पार्ट ऑफ इंडिसेज एंड सर्ट्स, कैसे ये हम आपको अभी क्लियर कर देंगे, क्योंकि तीनों चीज़ों में एक माइनर डिफरेंस है। और वो डिफरेंस कुछ इस प्रकार है, जैसे हमने बताया था आपको रेडिकल्स, और इसकी मीनिंग हमने बताई थी हिंदी में मूलक। अब चूंकि मूलक शब्द आपके केमिस्ट्री में भी प्रयोग किया जाता है, तो केवल हम मूल की चर्चा करेंगे। और यस लगाने से बहुवचन आप सभी जानते हैं, यानी कि बहुत सारे मूल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगला अक्षर के शब्द क्या था हमारा? था इंडिसेज। क्या था? इंडिसेज। और तीसरा हमारा शब्द था सर्ट्स। क्या था? सर्ट्स। सर्ट को हिंदी में करड़ी, इसको मूल, और इसको क्या कहा जाता है बच्चों? घातांक। इसको क्या कहा जाता है? मूल। इसको क्या कहा जाता है? घातांक। और इसको कहा जाता है करणी। देखिए, हम थोड़ी चर्चा करेंगे पीडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें आपका यूनिट 7 और 8 और 9, तो यूनिट 7 में इसकी चर्चा की गई है, जो कि आपके एडवांस मैथमेटिक्स के तौर पे आता है, जिसमें आपकी 3 यूनिटें दी गई हैं। कौन कौन सी? एक फ्रैक्शन, दूसरा वेट एंड मेजर, और तीसरा आपका था इंडिसेज। और इंडिसेज में आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की चर्चा की गई है। वहाँ से हम आपको इसलिए कनेक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि मैथ शिक्षण में गणित शिक्षण में अगर देखा जाए, तो एक दृष्टिबाधित बच्चे को अगर गणित पढ़ाया जाए तो ब्रेल से उतना अच्छा संभव नहीं होगा जितना अच्छा आपका अबेकस और टेलर फ्रेंच से संभव होगा। कारण, और चूंकि हमारी ब्रेल लिपि जो है वह उनकी एक भाषा है। जैसे हमारी देवनागरी क्या है? लिपि, देवनागरी लिपि में लिखते हैं, लेकिन भाषा हिंदी का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार ब्रेल जो उनके लिए लिपि बनाई गई थी, वह लिपि उनके लिए एक नई भाषा थी, और उनकी एक अपनी भाषा बन गई है। और अपनी भाषा का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति कैसे करता है, यह आपको अच्छी तरीके से ज्ञात होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम वहाँ पे फ्रैक्शन की चर्चा करें, तो फ्रैक्शन केवल ब्रेल के माध्यम से पढ़ाया जाना संभव नहीं है, बल्कि अबेकस से हम उसके अवधारणा को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकेंगे। इसके लिए आवश्यक होता है कि हम अबेकस और टेलर फ्रेम की मदद लें। अगर ऐसा न होता तो क्या हम ब्रेल द्वारा ये सब चीज़ें संभव कर पाते? नहीं, क्योंकि ब्रेल में डाटे अवश्य बताई गई हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमको समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के तरीके से बताया जाता है, वह कहीं ना कहीं उसको क्या करता? सार्थक सिद्ध न करने में अनुपयोगी सिद्ध होता। तो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देखा गया कि एक दृष्टिबाधित बच्चे को और एक सामान्य बच्चे को एक कक्षा में बैठा कर पढ़ाया जाए। तो वहाँ पे उसको हिंदी लिपि देवनागरी लिपि की चर्चा की जाती, और यहाँ पे ब्रेल लिपि की चर्चा की जाती। तो दो चीज़ें एक साथ पढ़ाना थोड़ा असंभव था। भाषा उनकी बेशक थी, तो वहाँ पे हमको अगर फ्रैक्शन की चर्चा करने के लिए दे दिया जाए कि आप एक दृष्टिबाधित बच्चे को फ्रैक्शन किस प्रकार समझाएंगे, तो उसका केवल एक तरीका था ब्रेल में स्पेशियल अरेंजमेंट की चर्चा हमने पहले भी की थी, और बताया था कि एक विशेष प्रकार का अरेंजमेंट होता है जो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल बच्चे को में रख कर पढ़ाया जाता है, जिसमें आप उसी तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एक साइटेड बच्चा रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल दैट, अगर हम 3/4 लें, जो कि आपका एक सिंपल फ्रैक्शन है, पकड़ा दे दिया।
और फ्रैक्शन हमेशा ये बताता है कि कोई वस्तु उसके अगर कई सारे पार्ट किए जाएं तो उस पार्ट का कितना भाग हो सकती है, जो कि फ्रैक्शन से इंडिकेट किया जाता है। और फ्रैक्शन में सबसे बड़ी पॉइंट वाली चीज़ होती है फ्रैक्शन लाइन। फ्रैक्शन लाइन के ऊपर वाली चीज़ें अंश में आती हैं और नीचे वाली चीज़ें हर में आती हैं। ऐसा हमको बचपन में पढ़ाया गया है। दृष्टिबाधित बच्चे के पर्पज से देखा जाए तो यहाँ पे हमारा स्पेशल अरेंजमेंट ब्रेल के पर्पज में काम करेगा, क्योंकि ब्रेल में डाटें फ्रैक्शन लाइन की 3-4 बता दी गई, लेकिन यहाँ से उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, जो एक नॉर्मल बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि उसको फ्रैक्शन लाइन का आभास ही नहीं, फ्रैक्शन लाइन लिखी कैसे जाती है। क्योंकि ब्रेल लिपि अपनी भाषा थी तो अपनी भाषा का प्रयोग वह अच्छी तरीके से कर पाता था, इसलिए डाटा निर्धारित कर दी गई 3-4 होती है। लेकिन 3-4 से उसको समावेशी कक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए ज़रूरत थी स्पेशियल अरेंजमेंट की। और स्पेशियल अरेंजमेंट अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो पहले हम क्या लिखते हैं, 3, 4, 5, 6 के साथ 3 की डाट यानी 2, 5 और फिर आपका यहाँ पे 1, 4, 5, 6 जो कि आपकी ओपनिंग होती है सिंपल फ्रैक्शन की, और 2, 5, 2, 5 और 2, 5 जो कि आपकी फ्रैक्शन लाइन का काम करता है। हमने पहले ही बताया था यह आवश्यकता अनुसार प्रयोग की जाती है। फिर यहाँ पे हम 3, 4, 5, 6 यूज करेंगे जो कि क्लोजिंग का होता है। फिर आपका 3, 4, 5, 6 के साथ 4 की डाट यानी 2, 5, 6। यहाँ एक साइटेड बच्चा क्या बताया गया इसको कि फ्रैक्शन लाइन के ऊपर वाली चीज़ें अंश, नीचे वाली चीज़ें हर। अगर हम इस चीज़ को ब्रेल पेपर पे लिख के देखें तो शायद इसका आकार ठीक ऐसे ही होगा जैसे साइटेड बच्चे को पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे हम इस अरेंजमेंट के द्वारा एक दृष्टिबाधित बच्चे को एक सामान्य बच्चे के अनुरूप पढ़ाने में सक्षम बन सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बाकायदे स्पष्ट हो रही हैं कि ये हमारी फ्रैक्शन लाइन हुई और ऊपर का भाग हमारा अंश हुआ और नीचे का भाग हर हुआ। ये ठीक वैसे ही अवधारणा बनी जैसे सामान्य बच्चे को सिखाई गई है। तो केवल एक तरीका हो सकता है स्पेशल अरेंजमेंट, जिसके माध्यम से हम ब्रेल मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अच्छी तरीके से दृष्टिबाधित बच्चे को समझा सकते हैं। थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जो 2, 5 और 3, 6 की डाटें बताई गई हैं ये उसको प्रयोग करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगी। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन की संज्ञा उसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इन तीनों में विभेद करने की। तो जैसा कि पेडागॉजी मैथमेटिक्स में 7.3 आपका इंडिसेस था रेडिकल्स। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने में। एग्जांपल के तौर पे हमने लिया क्या, √4। अगर हम कुछ ऐसे लिख दें तो इसमें शायद किसी को आपत्ति ना हो। क्यों? क्योंकि इस जो संकेत दिया गया है 4 के बगल में, यह संकेत किसको बताता है, करणी को बताता है। और इसके अंदर जो इंडेक्स में 2 लिखा गया है ये इसके मूल को बताता है, जो कि रेडिकल से भी बताया हमने। ये बता रहा है कि दूसरे मूल को शो कर रहा है। और ये जो हमारा सिंबल है, ये सिंबल, इसको क्या कहा गया बच्चों, सर्च। इसको क्या कहा गया, सर्च। लेकिन जो इसके अंदर का पॉइंट था, ये चीज़, ये हमारी क्या कहलाई, ये हमारी कहलाई ये कहलाया हमारा रेडिकल्स। क्या कहलाया, रेडिकल्स, क्योंकि ये दूसरे मूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे मूल को। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे मूल को। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख दें पावर के रूप में, अगर हम इसको पावर के रूप में लिखते हैं तो वही पावर किसका काम करेगी, इंडिसेज का। इसका काम करेगी इंडिसेज। आपकी भाषा में घातांक का काम करेगी। तो हम 4 को अगर 4 की पावर 1/2 लिखते हैं तो 1/2 किसका काम कर रहा है, इंडिसेज का। ये जो है माइनर डिफरेंस होता है तीनों में, रेडिकल, इंडिसेज और सर्च में। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और जो भी होमवर्क दिए जा रहे हैं उस होमवर्क को आप गंभीरतापूर्वक लें, अपने टास्क को पूरा करें, जिससे आपका फीडबैक हमें मिलता रहे और उस फीडबैक के माध्यम से हम आपकी प्रोग्रेस की ओर अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए अपने सिलेबस को भी कंप्लीट
एक निर्धारित समय में कर सकें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। एक आवश्यक सूचना कि आप जो भी होमवर्क करें वो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप या पर्सनल मोबाइल नंबर पर ना करके ग्रुप वाले दिए गए व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।